अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये रियल जबरा मैथ 209 लेक्चर नंबर 13। हाँ जी, हम ट्रेस की डेफिनेशन शुरू करेंगे। ट्रेस डेफिनेटली पहले आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा। वो कह रहा है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स रिकॉल करें, जितने कॉलम्स उतनी रोज, यानी 2x2, 3x3, या बहुत ही चलें जनरलाइज करना है n क्रॉस n। फिर वो कहता है ट्रेस ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, ये देखें ये ट्रेस ऑफ ए की नोटेशन हो गई, एंड इज डिफाइंड टू बी द सम ऑफ द एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल ऑफ ए। ये देखें जी, ये होता है ना मेन डायगोनल। ये देख लें स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की, और जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो ये वाली होती हैं। ये वाली से मुराद कि मतलब वो जो एंट्री जिस रो में होती है उसी कॉलम में होती है, जिस रो में होती है उसी कॉलम में होती है, जिस रो में होती है उसी कॉलम में होती है। फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो में तो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो में तो थर्ड कॉलम में। तो सिंपली यहाँ पे आपके पास आ जाता है सम ऑफ द एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल, यानी 4 + 1 + 1 6, छक्का। ये आ गई जी ट्रेस, ठीक हो गया। अब ये देख लें, जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि यही वाली मैट्रिक्स थी और आपने इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी थी। वो आई थी 1 2 3, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लेक्चर नंबर 12 में आई थी। अब अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए ना, यहाँ पे देख लें 1 + 2 + 3 तो ये 6, ये भी वही आ रहा है ट्रेस। और ये एक रूल है कि अगर आपके पास ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जो ट्रेस होती है सम ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज होती हैं। अब दिमाग में आ रहा होगा, ये तो हमने बस कर लिया है एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से मैंने किया जरूर है, लेकिन 2x2 मैट्रिक्स के लिए जनरल प्रूफ हम अगली स्लाइड पे करेंगे। 2x2 के लिए वैसे इन जनरल दिस इज ट्रू कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी जो ट्रेस होती है दैट इज सम ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज। इसी तरह से एक और चीज नोट करें, अगर इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? यहाँ पे 4 लिखते हैं, फिर आप करते हैं 1 × 1 - 0, यानी कि ये टर्म आती है। फिर -0 उसको तो छोड़ दें, फिर +1 और उसके बाद ये करेंगे दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी कि -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 0 हो जाएगा, माइनस दिस इंटू दिस, ध्यान से करें, माइनस दिस इंटू दिस यानी कि +2, तो ये आ जाएगा 4 + 2 यानी कि 6। यानी कि यहाँ पे 4 आ रहा था, यहाँ देख लें 1 - 0, यहाँ से 4 आ रहा था। इस वाली टर्म को तो छोड़ दें क्योंकि 0 है, फिर इस टर्म को प्लस साइन के साथ लिखते हैं, इसको फिर इधर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस दिस इंटू दिस जब करते हैं तो यानी कि -1 × -2 वो +1, इसलिए यहाँ पे देख लें प्लस लिखा हुआ है, ये भी 6। अब जरा ये देखें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से भी 6 ही आ रहा है। तो यहाँ पे देख लें लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, ये हो गया 6। अच्छा, एक चीज का ध्यान रख लें, मेरे मुंह से अभी निकला है ना 6 ही आ रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो ट्रेस होती है वही डिटर्मिनेंट होता है। इस केस में हो गया है, ज्यादा जरूरी ये है जो ट्रेस होती है दैट इज सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक हो गया जी। तो जो आपके पास है कि जो आपके पास ट्रेस होती है दैट इज द सम ऑफ आइगन वैल्यूज, और जो आपके पास डिटर्मिनेंट होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो ये क्योंकि आपने मैट्रिक्स सॉल्व की हुई थी, सॉल्व से मुराद इसकी आइगन वैल्यूज निकाली हुई थी, तो हमने चेक कर लिया। ये ले महला, आपके पास जो लेक्चर है ना वो इस तरह से नहीं, इस तरह से मेरी मुराद के वो पूरी स्लाइड ही है। ये मैंने क्यों धक्का मार के लेफ्ट साइड पे कर दी भी पता लग जाएगा। ये देखें, वो कहता है ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज। अब यहाँ पे सुन लें, एक ट्रू फॉल्स आ सकता है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। अगर एक आपके पास मैट्रिक्स है और उसकी एक आइगन वैल्यू 0 है, तो क्या वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या इन्वर्टेबल है? दोबारा सुन लीजिएगा क्वेश्चन, ये मैं बता ही देता हूँ। एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी आइगन वैल्यूज जितनी भी हैं उनमें से एक 0 है, तो वो जो आपके पास मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या इन्वर्टेबल है? तो अब यहाँ पे देख लें, आपको पहले पता है जी डिटर्मिनेंट होता है जी प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो डिटर्मिनेंट तो उसका 0 हो जाएगा क्योंकि एक आइगन वैल्यू 0 है, बाकी बेशक सारी नॉन 0। तो डिटर्मिनेंट जब 0 हो गया तो मैट्रिक्स हो गई सिंगुलर, इन्वर्टेबल नहीं है, यानी कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये लें, इस तरह से छोटा मोटा ट्रू फॉल्स आ जाता है। सिर्फ थ्योरी रिकॉल किया करें तो मेरा ख्याल है कि ये अनसीन क्वेश्चंस कुछ भी नहीं हो, कई बार कंपैरेटिवली ज्यादा इजियर होते हैं, उसमें अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है, वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है, लो जी अनसीन आ गया, तो उस चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। हालांकि सीन क्वेश्चन उससे मुश्किल हो तब भी हो जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है दोनों होने चाहिए, अगर आपने समझा हुआ है दोनों होने चाहिए। बहरहाल आगे चलते हैं। वो कहता है शो दैट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये देखें। अब ये पता होना चाहिए ये ट्रेस है, ये पता होना चाहिए ये डिटर्मिनेंट है। लेमडा साहब कौन है? पहले तो आपको पता होना चाहिए ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी। वो था आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, लेक्चर नंबर 12। आप ये करें कि यही 2x2 मैट्रिक्स ले लें और इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखें। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी डिटर्मिनेंट किसका? a माइनस लेमडा आई का 0, यानी कि डिटर्मिनेंट लिखें
ए माइनस लेमडा, फिर बी, फिर सी, डी माइनस लेमडा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। उसको सॉल्व करें और देखें क्या ये शक्ल बनती है, क्या ये शक्ल बनती है। और जब ये बन जाती है ना, उसके बाद अगला पार्ट करना है आपने, ये वाला अगला पार्ट कहता है कि प्रूव करें कि जो सोल्यूशन होगी ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की वो ये होगी, जो सोल्यूशन होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की वो ये होगी। उसने सॉल्यूशंस लिखा हुआ है क्योंकि दो हैं, एक प्लस एक माइनस। तो उसमें आप यही कीजिएगा कि इसको रिप्लेस करें किससे, ट्रेस क्या है, ए प्लस डी, सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। डिटर्मिनेंट क्या है, ए का, ए डी माइनस बी सी, यहां सब्स्टिट्यूट करें, उसको फिर सॉल्व करें तो ये आएगा और उसमें यूज होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। और अब मैं यही कह रहा होता हूँ भाई, अब आप छोटी क्लासों में नहीं है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ईमानदारी के साथ इस लेक्चर को यहाँ पे अब पॉज कर दें, पॉज कर दें यहाँ पे, इसको भी ट्राई करें, ए पार्ट को, बी पार्ट को भी ट्राई करें, और दोनों हो जाने चाहिए। नहीं होते उसके बाद इस लेक्चर को ऑन करें। अगर आगे चलते रहेंगे तो मैं बार बार कह रहा हूँ, समझ जाएंगे, सीख नहीं सकेंगे, फर्क है दोनों में, समझ जाएंगे, सीख नहीं सकेंगे। इसलिए ईमानदारी से ये करें कि इसको पहले सॉल्व करें, यानी कि ये ड्राइव करें, फिर इसको सॉल्व करके तो ये प्रूव करें, और उसके बाद अगर प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली हो जाता है, तब भी अगर प्रॉब्लम होती है तब भी। फिर यहां से देखिएगा, आए अब मैं बताता हूँ ये बाकी हाफ स्लाइड के ऊपर क्या है। आपने इसको पहले स्टॉप करना है, फौरन नहीं देखना, उसके बाद देखना है, ठीक है। यहाँ पे पहले सॉल्व करें ए और बी पार्ट, उसके बाद आगे जाएं। अब मैं क्लास में होता हूँ तो इसको बोर्ड पे कर देता हूँ। ये देख लें, ये था जी ए, यही है ना, ए बी सी डी मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट इसका जीरो किया, किसका, ए माइनस लेफ्ट आई, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी है आपने ए की। और यही मैंने कहा था, जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज है इसमें से लेमडा माइनस करके इक्वल टू 0 किया है। उसके बाद अब आपने इसको करना है जी एक्सपैंड। सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, ए माइनस लेमडा को डी माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करें, माइनस बी सी करें, इक्वल टू 0 करें। अब इसको जरा एक्सपैंड कर लें, एक्सपैंड से मेरी मुराद के सिंपल अलजबरा यहाँ पे परफॉर्म करें, और ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं आपस में, इनको मल्टीप्लाई करके देखें क्या टर्म आ रही है। माइनस लेमडा को माइनस लेमडा से करेंगे, लेमडा स्क्वायर आएगा। माइनस लेमडा को डी से करेंगे, माइनस लेमडा डी, वो ये नजर आ रहा है, माइनस लेमडा इंटू डी। और उसके बाद यहाँ पे देख लें, ये जो आपके पास है ये हो गया आपके पास, ए को जब डी से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एडी, वो ये बैठा हुआ है। और उसके बाद क्या करेंगे, कौन सा रह गया, अब आपके पास जो चीज रह गई है ना, वो आपके पास रह गई है, एक तो माइनस लेमडा इंटू डी जो कि ये वाला था, और एक माइनस लेमडा इंटू ए, माइनस लेमडा ए। चलें इसको एक बार फिर करते हैं, ये देखें, ए को करें डी से मल्टीप्लाई, ये लिखा हुआ एडी साहब, ए को करें माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा माइनस ए लेमडा, वो ये है। उसके बाद माइनस लेमडा को करें डी से मल्टीप्लाई, आ जाएगा माइनस लेमडा डी, माइनस लेमडा कॉमन है तो ए प्लस डी हो गया। माइनस लेमडा को माइनस लेमडा से करें, लेमडा स्क्वायर लें, अब तो हो गया ना, अब तो कोई मसला नहीं है। अब देखें क्या ये वाली इक्वेशन यही बनती है, बिल्कुल यही बनती है, इसलिए कि जो ट्रेस होती है दैट इज द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ए प्लस डी, डिटर्मिनेंट बनता है ए डी माइनस बी से। तो ये ले, नीचे लिखा हुआ होगा ये, ओ आया तीर, ओ आया तीर, ये टर्म एज इट इज, ए प्लस डी ट्रेस ऑफ ए, ये लिखी हुई है ए प्लस डी, क्यों, सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ए प्लस डी, डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी, ये ए डी और ये माइनस बी सी, तो डिटर्मिनेंट हो गया ए डी माइनस बी सी, तो ये आपके पास हो गया। अब आगे चलें, तो इसका मतलब है कि आपने ये वाली क्वेश्चन प्रूव कर दी, विच इज दिस वन। यही मैंने कहा था कि मेहरबानी करके पहले खुद सॉल्व कर लें, और जिन स्टूडेंट्स ने खुद सॉल्व करके इसको देखा होगा, प्रॉब्लम हुई होगी, समझ आ गया होगा, होपफुली फर्स्ट टाइम कर गए होंगे तब भी रिवीजन होगी, लेकिन जिन्होंने डायरेक्ट देखा होगा समझ जरूर आ गया होगा, लेकिन फिर वो देखें एक जो अपने तौर पे एक्सप्लोर करने की आदत है वो डेवलप नहीं होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ वो डेवलप हो जाए तो आपका डर ही सारा निकल जाएगा। ये लें जी, ये तीर भी आ गया कि ये वाली क्वेश्चन यही है जो नंबर 1 है। अब रह गया मसला इसका, अब वो कहता है जी कि यही वाली क्वेश्चन दोबारा लिखी हुई है, ये जो चीज आपके पास आती है इसका सोल्यूशन नहीं आता है। अब देखिए ये डायरेक्ट लिखा हुआ है क्योंकि इसमें हमने यूज किया हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब कहेंगे जी होगी होता है, पता है भैया आपको, ये होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ए 0 होगा तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है, वही बात होगी, मैथमेटिक्स लॉजिक बेस्ड है। इसका जो सोल्यूशन होता है यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, वैसे आपको पता है, वो आप करते हैं जी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अगर ये मैंने जुबानी बोल दिया और यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो ये मैं बता दूं, आपका जो लेक्चर नंबर 3 है उसकी स्लाइड 5 पे है, इसी कोर्स का जो लेक्चर नंबर 3 है ना उसकी स्लाइड 5 पे लिखा हुआ है। बहरहाल मैं जुबानी बोलने लगा हूँ, आप साइड पे कहीं लिख लें, यानी कि x को लिखें माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इस तरह से नहीं फॉलो हो रहा तो लेक्चर 3 स्लाइड 5 देख लें। अच्छा अब मैं ऐसा ऐसा चलने लगा हूं,
सबसे पहले करते हैं माइनस बी। माइनस बी का मतलब होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ लेमडा, लेकिन माइनस कोफिशिएंट ऑफ लेमडा का मतलब ये भी जो माइनस है ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ए प्लस डी, ए प्लस डी प्लस माइनस अंडर रूट। फिर आप करते होते हैं बी स्केयर, वो होता है जी स्केयर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्क्वेयर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ लेमडा, यानी कि माइनस टाइम्स ए प्लस डी का स्केयर, माइनस तो खत्म हो जाएगा स्केयर में, ए प्लस डी होल स्केयर माइनस 4ac। ए ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लेमडा स्केयर, इस ए से कंफ्यूज नहीं करना, तो वो तो 4 ही आ जाएगा -4। और उसके बाद आपके पास आता है ये सी, और यहाँ पर आपके पास जो सी है एडी माइनस बी सी है, ये लिखा हुआ है, और डिवाइडेड बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ लेमडा स्क्वायर, तो ये आ गया। लें जी, अब ये आ गया। अब इसकी शक्ल बस ये बनानी है, वो कितनी बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। अब आपने ये करना है, ये वाली चीज, इसका क्या होता है आपके पास, इसको एक्सपेंड करें, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, तो प्लस 2ad माइनस 4ad माइनस 2ad प्लस 2ad माइनस 4ad माइनस 2ad, और आपके पास ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 4bc। अब ये जो पहली तीन टर्म है दैट इज a माइनस डी होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट। और अब देख लें क्या ये वही शक्ल है जो कि ये, सो एस के जी 1/2 कॉमन, तो वो कॉमन ही है, सारों पे डिवाइड हो रहा है, सारों से मुराद के हर टर्म पे डिवाइड हो रहा है। तो ये देख लें a प्लस डी विच इज दिस वन प्लस माइनस विच इज दिस वन, और ये जो आपके पास अंडर रूट में सारी टर्म आ रही है वो भी हुई है, ये भी प्रूव हो गया है जी। कोई तीर, कोई वो नीला तीर आया, ले जी दरियाए नील बह के यहाँ पहुंचा है कि लो जी ए हैगी ਤੁਹਾਡੀ मंजिल, ठीक है जी। तो ये लें, ये हो गया है। अब जरा मजीद गौर कर लें, बजाय कि मैं गलती से बटन दबा के आगे चला जाऊं। हमने तो क्या कुछ और प्रूव करना था, क्या भला, हमने प्रूव करना था कि जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ट्रेस जो होती है सम ऑफ आइगन वैल्यूज। यहाँ पे कहता है अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 रूट्स हैं 1 के, अब ये 1 कौन सा है, इसको क्या लें, इसको क्या लें, इसको क्या लें, लें जी बहुत हो गया। अब वो कहता है जी कि अगर आपके पास जो है लैम्डा 1 लैम्डा 2 रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स ये आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आता है। पहले रिकॉल करें जो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, इसके सम ऑफ रूट्स इसके बराबर थे, और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था वो इसके बराबर था, ठीक है जी। ये सम ऑफ रूट्स थे जो इसके बराबर थे, प्रोडक्ट पढ़ना इसको यूं चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हम कहते हैं बस माइनस बी ओवर ए, इसको पढ़ना चाहिए दिस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये चीज आपके पास थी। अब देखें, मैं फिर वही बात है, मैं क्लास में नहीं हूं, वरना मैं इसका भी प्रूफ कराता हूं। मुझे खतरा होता है कि इंटर में विद मास्टर टू टीचर्स कि ये भी कई बार रटवा दिया जाता है, हालांकि आपने करना क्या है, देखें जुबानी बोलने लगाऊं आप कर लें, ये कर लीजिएगा, ये रटा खत्म होना चाहिए। आपके पास दो रूट्स होते हैं ना, एक होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, एक होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। दोनों को ऐड कर लें आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लें आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें ये भी आ जाएगा। सिंपल मैंने बता दिया, ये करके देख लीजिएगा। लेकिन अब जरा ये वाली जो रिजल्ट है, वाली कह दिया, चलो ये वाला जो रिजल्ट है, दिस रिजल्ट एंड ये रिजल्ट, या ये कह लें ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर लें इस वाली क्वेश्चन से या इस वाली क्वेश्चन से, या सिंपली चलें इस वाली क्वेश्चन से, इसी स्लाइड पे रहते हैं। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से आप कंपेयर कर लें, ये भी क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर में है, ये भी क्वाड्रेटिक लैम्डा स्क्वायर में है। अगर इसके दो रूट्स हैं तो इसके भी दो रूट्स हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2। अब यहाँ पे जैसे उसने कहा है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा ओवर कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा जो आपके पास आता है माइनस माइनस प्लस, और वो हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए, ठीक है जी। और यहाँ पे देख ले क्यों, कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा माइनस माइनस प्लस ट्रेस ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर, और वो हो जाएगा 1, तो ट्रेस ऑफ ए ये आ गया। फिर सुन ले, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा माइनस कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा ट्रेस ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर विच इज 1, तो ट्रेस ऑफ ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास आता है c अपॉन a, ठीक है जी। असल में होता है आपके पास कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर जो कि 1 है, तो डिटर्मिनेंट a ओवर 1, वो तो डिटर्मिनेंट a आ गया, वो तो डिटर्मिनेंट ऑफ a ही आ गया। तो आपके पास लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये ले, ये आ गया जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आ गया जी सम ऑफ रूट्स। तो प्रूफ क्या हो गया, प्रूव हो गया सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। देखें आगे ना लॉजिक, इसी तरह से आप 3 क्रॉस 3 के लिए भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, वो प्रोसेस लेंथी होगा इसलिए मैंने नहीं किया। तो उम्मीद है कि अब आपको दो मेन रिजल्ट क्लियर हो गए होंगे।
पहली बात की ट्रेस और डिटरमिनेंट जो आपको पहले पता थे एक तरह से या नहीं पता थे तो रिकॉल हो गए। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि जो आपके पास आइगन वैल्यूज होती हैं उनका जो सम होता है वो ट्रेस के बराबर होता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। और जो आपके पास डिटरमिनेंट होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ये लास्ट टॉपिक है डायगोनलाइजेशन, और देखा जाए तो इसी स्लाइड पे खत्म भी हो गया, लेकिन वही वाली बात है ना, खत्म करने वाली बात नहीं है कि लो फार्मूला है टेक्निक तो कर लो, पीछे से कुछ जानना भी तो किसकी जरूरत क्या पड़ गई। देखिए मैं फिर वही बात करने लगा हूँ, बेशक आपको ये फालतू लगती हो, अगर आपने इस चीज से बाहर आना है ना कि मैथमेटिक्स ड्राई सब्जेक्ट है, इतना बड़ा झूठा इल्जाम जो उसके ऊपर है, तो 3 सवालों का जवाब आपको आना चाहिए। ये टॉपिक क्यों डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, इसकी एप्लीकेशन क्या है। अगर इन 3 सवालों का जवाब मिल गया तो कभी भी नहीं कह सकते मैथमेटिक्स ड्राई सब्जेक्ट है, कोई रीजन हो ही होगी तो डेवलप हुआ है। आइए जी ये टॉपिक शुरू करते हैं। ये है जी डायगोनलाइजेशन। डायगोनलाइजेशन डेफिनेशन इसकी ये है, या स्क्वायर मैट्रिक्स रिकॉल कर लें, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जितने कॉलम्स हैं उतनी रोज हैं। A is called diagonalizable if there is an invertible matrix P। इन्वर्टिबल का मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, यानी कि P को P इनवर्स से करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। सच दैट P इनवर्स A P इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि ये डायगोनलाइजेबल तब हो सकती है मैट्रिक्स से अगर आपके पास कोई P मैट्रिक्स अवेलेबल है कि राइट हैंड साइड से A को मल्टीप्लाई करें P से, लेफ्ट हैंड साइड से करें मल्टीप्लाई उसके इनवर्स से, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाए, डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, बेहतर है कि यहाँ पे तवज्जो दें। पहली बात है कि वही वाली बात कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, फिर इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उसके अलावा जीरो होते हैं। ध्यान से सुने जरा, जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उसके अलावा सारी एंट्रीज जो होती हैं जीरो होती हैं। रह गई डायगोनल एंट्रीज की बात, वो जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं। हो सकता है तीनों जीरो हो सकता है दो जीरो हो सकता है एक जीरो, हो सकता है सारे नॉन जीरो। तो जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो भी हो सकती हैं, वो नॉन जीरो भी हो सकती हैं, लेकिन डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सारे जीरो होंगे, वो होती है डायगोनल मैट्रिक्स। तो मतलब है कि ये P इनवर्स AP एक डायगोनल मैट्रिक्स आनी चाहिए। और फिर आप कह सकते हैं कि P इज सेट टू डायगोनलाइज A, P A को डायगोनलाइज कर रही है। अब लगता तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और ये देख लें ये टॉपिक एक तरह से इसी स्लाइड पे कवर है, लेकिन जस्ट सिंपली प्योर मैथमेटिकली विदाउट एनी नॉलेज के चीज का फायदा क्या है, ये क्यों डेवलप हुआ, इसका क्या मतलब है कि मेन रोल है, वो चले हम ऐसा ऐसा सीखेंगे। पहले मेथड समझ लें। मेथड सिंपल ये है कि पहले इस मैट्रिक्स को पहचानने की कोशिश करें। ये वही मैट्रिक्स है जो आपने लेक्चर नंबर 12 में सॉल्व की थी, जिसकी आइगन वैल्यूज आपने निकाली थी, और उसके बाद उसने आइगन वेक्टर्स भी निकाले गए थे, उसी लेक्चर में आइगन वेक्टर्स भी निकाले गए थे। अब जरा ये कॉलम वेक्टर्स को पहचानने की कोशिश करें। ये देखें, ये P है, ये कॉलम वेक्टर्स हैं, और मैं बता दूं ये जो कॉलम वेक्टर्स हैं ना, ये इस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स हैं। ये जो कॉलम वेक्टर्स हैं इस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स हैं। इसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि कौन सा आइगन वेक्टर पहले आएगा, कौन सा आइगन वेक्टर बाद में आएगा। और अब यहाँ पे देखें, इसको पहचानने की कोशिश करें। ये था आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1। ये था आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2। ये था जी आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 3। और मैंने वही बात की है, आगे पीछे लिख सकते हैं, इस तरह से लिखे गए यहाँ पर। आप बेशक इसको पहले लिख लें, आप इसको पहले लिख लें, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, तो मैं पहली बार यहाँ पे देखें शायद इस कोर्स में एक डायरेक्ट स्टेप करने लगा हूँ, यानी कि यहाँ पे करके नहीं दिखाया जा रहा, वो है जी P का इनवर्स। इनवर्स आप जैसे मर्जी निकाल लें, यहाँ पे करके नहीं दिखाया होगा। जो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो जो 103 था इंट्रोडक्टरी लीनियर अलजेब्रा उसमें किया था। जो अब स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, इनवर्स आपका कोफैक्टर मेथड है, उससे निकाला जा सकता है, जिसमें एडजॉइंट इन्वॉल्व हो जाता है। आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से भी इनवर्स निकाल सकते हैं, जिसमें इधर मैट्रिक्स लिखी जाती है, यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी जाती है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से जो पहली मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं, आइडेंटिटी जो है इनवर्स में कन्वर्ट हो जाती है। बहरहाल ये इनवर्स निकाला गया, यहाँ पे डिटेल नहीं दी गई, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, तीनों को जब मल्टीप्लाई किया, देखें क्या चीज आई है, डायगोनल मैट्रिक्स आई है। और डायगोनल मैट्रिक्स भी आम सी नहीं आई। मेरा कहने का मतलब है कि जो डायगोनल एंट्रीज है उसके ऊपर उसकी आइगन वैल्यूज आ रही हैं, एक ही आइगन वैल्यूज अपीयर हो रही हैं। और देख लें, जिस पोजीशन पे आइगन वैल्यू आ रही है उसी पोजीशन पे कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी आ रहा है। ये वाला आइगन वेक्टर यहाँ पे देखें, ये थर्ड कॉलम है ना, तो थर्ड कॉलम में ही यहाँ पे देख लें 1 अपीयर हो रहा है, और ये था आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1। सेकंड कॉलम में ये वाला आइगन वेक्टर लिखा हुआ है, और सेकंड कॉलम में ही ये वाली आइगन वैल्यू अपीयर हो रही है जो 2 थी, और ये था जी आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे ये वाला भी अपीयर हो रहा है। यहाँ पे देख लें कि ये आपके पास था आइगन वेक्टर जो फर्स्ट कॉलम में है, और ये जो मैंने कहा था ये भी अपीयर हो रहा है, यानी कि आइगन वैल्यू अपीयर हो रही है। फर्स्ट कॉलम में आइगन वैल्यू अपीयर हो रही है 3, एंड दिस वाज द आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 3। मतलब कि जिस पोजीशन पे यहाँ पे कॉलम वाइज आइगन वेक्टर्स हैं उसी पोजीशन पे यहाँ पे कॉलम वाइज आइगन वैल्यूज हैं।
इनको आगे पीछे करेंगे तो ये भी आगे पीछे हो जाएंगी। तो ये देख लें डायगोनल मैट्रिक्स तो आ गई। तो ये तरीका है इसका। अब अगर बाकी चीजें आपने चेक करनी है कि जी मल्टीप्लाई ठीक किया हुआ है कि नहीं, चलें कर लें चेक। ये देख लें, ये आता है जी फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा 4 इंटू 1 -1। ये जीरो को तो छोड़ दिए ना, ये सब हिट करके जीरो होगा। यहाँ से आ जाएगा जी 4, यहाँ से आ जाएगा -1, 4 -1 3, ये लिखा हुआ है। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, यहाँ से आ जाएगा जी 4 -2, ये 2 लिखा हुआ है। उसके बाद 4 अंडा अंडा अंडा, ये इसलिए अंडा ही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लें, अब करें जी सेकंड रो इनटू दिस कॉलम, यहाँ से इसको हिट करें तो -2। अब पहले दो को कर लें, ये तीसरा जीरो है तो आ जाएगा जी -2 -1, ये -3 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें इधर तो आ जाएगा जी -2 -4 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करें इधर तो यहाँ से 1, यहाँ से 1, ये 1 आ गया। अब ये थर्ड रो को इससे करें मल्टीप्लाई तो -2 -1, ये -3 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करें इधर तो आ जाएगा -2 -2, ये -4 हो गया। अब इधर मल्टीप्लाई करें इधर तो यहाँ पे देख लें अंडा 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 अंडा। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके देख लें, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके देख लें। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, आसान करें क्योंकि मिडिल वाली एंट्री जीरो है। तो यहाँ से देख लें 3 जब 2 से हिट होगा तो आपके पास आ जाएगा 6, 6 -3 3, ये आ रहा है। उसके बाद दिस रो इंटू दिस कॉलम, वही काम करें, यहाँ से आ जाएगा 4, 4 -4 0। अब इसको मल्टीप्लाई करें इधर, यहाँ पे आपके पास जीरो आ रहा है, यहाँ पे आपके पास जीरो आ रहा है, यहाँ पे आपके पास जीरो, ये जीरो, ठीक है जी। अब दिस रो इंटू दिस कॉलम, ये वाली जो चीज आपके पास आ जाएगी, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी -3, उसके बाद +3, ये जीरो। इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी -2 +4, ठीक है जी। यहाँ पे देख लें, ये आपके पास आ जाएगा -2, ये आ जाएगा +4, तो 4 -2 2। अब आ जाएगा जी सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम, अंडा अंडा अंडा, तो ये जी जीरो आ गया। इसको भी चेक कर लें। अब पहली एंट्री छोड़ दें, इन दोनों को देख लें। फर्स्ट रो इंटू दिस कॉलम, -3 +3 0। दिस रो इंटू सेकेंड कॉलम, -4 +4 0। दिस रो इंटू थर्ड कॉलम, ये -1 जब इधर होगा तो जीरो, जीरो जब इधर होगा तो जीरो, 1 जब 1 से होगा तो ये 1, ये लें जी, हो गया। अब वो कहता है P इज द मैट्रिक्स, इसकी बात कर रहा है, ये देख लें। हैविंग आइगन वेक्टर्स ऑफ कैपिटल ए, या मैट्रिक्स ए एज इट्स कॉलम वेक्टर्स, ये देखें जी, ये रेड सी जा रहा है ए देखो, ये मैंने पहले कह दिया था कि ये वाली जो मैट्रिक्स है इसके जो आइगन वेक्टर्स हैं P के कॉलम वेक्टर्स हैं। ये वाली जो मैट्रिक्स है इसके जो आइगन वेक्टर्स हैं P के कॉलम वेक्टर्स हैं। फिर पढ़ लें, P इज द मैट्रिक्स हैविंग आइगन वेक्टर्स ऑफ ए एज इट्स कॉलम वेक्टर। अब ये P इनवर्स P क्या है, वो तो ये थी। इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, नजर आ रहा है। हैविंग आइगन वैल्यूज ऑन द मेन डायगोनल, इसकी आइगन वैल्यूज मेन डायगोनल पे आ रही है, ठीक हो गया जी। तो ये तो हो गया जी डायगोनलाइजेशन, और तरीका यही है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में जी कि इसको डायगोनलाइज करो, यानी कि इसको, तो देख ले सारा कुछ ही करना पड़ेगा। सारे कुछ से मेरी मुराद आइगन वैल्यूज निकालेंगे, आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, ये मैट्रिक्स बनाएंगे, इसका इनवर्स भी निकालेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करके बताएंगे, लो जी हो गई डायगोनलाइज। तो इससे नहीं घबराना कि बड़ा लेंथी हो गया, लेकिन ये तरीकेकार है, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। लेकिन अभी क्वेश्चन बाकी है कि डायगोनलाइजेशन का फायदा क्या है। ये हो तो गया, टॉपिक तो खत्म हो गया, इसका फायदा क्या है। फायदा देखने के लिए आगे जितने भी लेक्चर्स हैं, जितनी भी स्लाइडें हैं ना, वो फायदा ही बता रही हैं। अब आगे चलते हैं, देखें इसका फायदा क्या है। ये है जी एप्लीकेशन ऑफ डायगोनलाइजेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है आइगन वेक्टर प्रॉब्लम। आइगन वेक्टर प्रॉब्लम से मुराद ये नहीं कि आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, आइगन वेक्टर प्रॉब्लम से मुराद है कि नीचे जो प्रॉब्लम दी हुई है ना, इसका हल निकालना है। क्या प्रॉब्लम है, वो कहता है गिवन एन n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। डज देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर Rn कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ ए। क्या ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि Rn के हम बेसिस ढूंढें और बेसिस में जितने एलिमेंट्स होंगे वो ए के आइगन वेक्टर्स हों। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हमने ढूंढना है, और इसका आंसर ही जो होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ डायगोनलाइजेशन। बेसिस रिकॉल करें सबसे पहले, देखें अब जो मैं बातें बताने लगा हूं स्टेप बाय स्टेप सुने। बेसिस रिकॉल करें, आपने कहा था जी लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्पैन, ठीक है जी, और ये दोनों कंडीशन जरूरी है बेसिस के लिए। लेकिन मैंने एक थ्योरम का जिक्र किया था, एक थ्योरम का जिक्र किया था, और ये जिक्र किया था मैंने, ध्यान से सुने, लेक्चर नंबर 6 स्लाइड नंबर 2, और जो 8th एडिशन है उसके पेज 241 पे मौजूद है ये थ्योरम। थ्योरम का रेफरेंस है 5.4.5। उसमें ये लिखा हुआ है, अगर आपके पास एक स्पेस है उसकी डायमेंशन आपको पहले ही मालूम है, आपके पास एक स्पेस है उसकी डायमेंशन पहले ही मालूम है, और आपके पास n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, अगर वो n नंबर ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तब भी बेसिस बनेंगे,
या वो स्पैन करते हैं तब भी बेसिस बनेंगे। दोनों कंडीशंस चेक करने की जरूरत नहीं है, जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट भी था और स्पैन भी था। रीजन वो ये कि हमें डायमेंशन पहले ही मालूम है। जब ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ था तब हमें डायमेंशन का नहीं पता था, डायमेंशन हमने बाद में इंट्रोड्यूस की है। अगर आपको डायमेंशन पता है, आर एन की डायमेंशन एन बनती है। अगर ये चीज कंफ्यूज करती है तो रिकॉल करें आर टू की क्या बनती है, टू। क्यों? दो बेसिस एलिमेंट्स हैं, 1001 E1 E2 बस। तो आर एन की एन बनती है। एन नंबर ऑफ आपके पास इसमें होते हैं बेसिस वेक्टर्स। और यहाँ पे देख लें, वो कहता है जी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, इसके एन नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स होते हैं। अब ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अभी आपने 3x3 मैट्रिक्स सॉल्व की थी, 3 आइगन वेक्टर्स निकले थे। एन क्रॉस एन मैट्रिक्स के एन आइगन वेक्टर्स निकलेंगे। और अगर ये एन के एन आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो बेसिस आर एन के बन जाएंगे। स्पैन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि आर एन एन डायमेंशनल है। ये बातें देखें, बहुत ध्यान से सुने और बार बार सुने। कहने का मकसद ये है, अगर हम सिर्फ ये प्रूव कर लें कि ए के जो आपके पास आइगन वेक्टर्स हैं, ये पहले ही पता है कि एन है, आर एन की डायमेंशन एन, उसके बेसिस में एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ये एन आइगन वेक्टर्स बेसिस एलिमेंट्स बन सकते हैं अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। स्पैन चेक करने की जरूरत नहीं है। वजह उसकी ये है कि डायमेंशन पहले ही हमें पता है इसकी आर एन की एन है, और ये हमें पहले ही पता है कि ए के आइगन वेक्टर्स वो भी एन है। तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। अब इसका आंसर भी सुन लें। आंसर ये होगा, अगर ए डायगोनलाइजेबल होगी तो आपके पास एन आइगन वेक्टर्स जो हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब ये नया क्वेश्चन है, क्यों? उसी की हमने खोज लगानी है, उसी को हमने समझना है, तभी ये इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपके पास ए डायगोनलाइजेबल होगी, उसके एन के एन आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और आर एन के बेसिस बन जाएंगे। अगर ए डायगोनलाइजेबल नहीं है तो फिर आपके पास इसके जो एन आइगन वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, बेसिस नहीं बनेंगे। ये लें, कवर तो मैंने कर दिया है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर ए डायगोनलाइजेबल है तो उसके एन आइगन वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों हैं? उसका प्रूफ अब हमने करना है, और आगे जितना भी ये लेक्चर है उसमें प्रूफ ही हमने करना है। ये थ्योरम दिए हुए हैं आपके पास, ये 8th एडिशन और 7th एडिशन के यहाँ पे देख लें क्या दिए हुए हैं, पेज नंबर जहाँ पे थ्योरम अवेलेबल है। थ्योरम कहता है ए आपके पास एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, इसका मतलब गिवन। फिर कहता है फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट, यानी अगर ए ट्रू है तो बी ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, बी ट्रू है तो ए ट्रू है। ए कहता है जी कि ए इज डायगोनलाइजेबल, यानी कि आप रिकॉल कर लें P इनवर्स ए पी इज इक्वल टू डी, डी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, और P क्या है, उसके जो कॉलम वेक्टर्स हैं ए के आइगन वेक्टर्स हैं। फिर वो कहता है ए हैज एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ये वो वाली बात आ गई जो मैंने 2-3 बार कहा है कि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो बेसिस बन जाएंगे आर एन के, क्योंकि आर एन की डायमेंशन एन है और ये भी एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। डायमेंशन पता हो तो ये मसला आधा रह जाता है। सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंस चेक कर लें या स्पैन चेक कर लें, प्रोवाइडेड कि नंबर ऑफ वेक्टर्स या इस केस में आइगन वेक्टर्स उतनी हैं जो कि उसकी डायमेंशन है, तो एन ही है। अब यहाँ बी टू ए प्रूव किया गया है, बी अस्यूम किया गया है कि ए के एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, और प्रूव करेंगे कि आपके पास ए डायगोनलाइजेबल है। यानी कि सपोज करें आपके पास एन नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स ए के हैं P1 P2 चलते जा रहे हैं Pn, ये आपके पास जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। प्रूव क्या करना है? आपने प्रूव करना है P इनवर्स ए पी इज इक्वल टू डी, ये प्रूव करना है, ए इज डायगोनलाइजेबल। P इनवर्स A P is equal to D प्रूफ करना है। अब वो कहता है assume that A has n linearly independent eigenvectors P1, P2, so on Pn with corresponding eigenvalues lambda 1, lambda 2, lambda n। देखें, अगर तो आपको आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज का पता है फिर तो इसमें इशू नहीं है। आपको पता लग जाएगा AP1 आ जाएगा lambda 1 P1, AP2 आ जाएगा lambda 2 P2, चलते जाएं APn आ जाएगा lambda n Pn। और अगर वो नहीं पता तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए 12 लेक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है जी। अब वो कहता है कंसीडर द मैट्रिक्स P with P1, P2, Pn as its column vectors। अब आप कहेंगे ये क्यों किया? अभी एग्जांपल देखी थी आपने पीछे, उसमें जो P था उसके जो कॉलम वेक्टर्स थे वो आइगन वेक्टर्स ही थे। तो ये जो आपके पास आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं A के, वो P के कॉलम वेक्टर्स के तौर पे ही लिखे जाएंगे। आगे चलते हैं, ये लें जी, ये P है, पहले देख लें जो शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं जी। P मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम, nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकंड कॉलम, nth रो nth कॉलम। ये फर्स्ट आपके पास आ गया, ये देखें इंडेक्स दूसरा वाला, फर्स्ट कॉलम वेक्टर, सेकंड कॉलम वेक्टर, nth कॉलम वेक्टर। इस केस में ये आइगन वेक्टर्स हैं। ये सारे का सारा है P1, ये सारे का सारा है P2, ये सारे का सारा है Pn, ये आइगन वेक्टर्स हैं एक। कहता है नाउ द कॉलम्स ऑफ द प्रोडक्ट APR। ये देखें, ये चीजें फिर मिस करते हैं ना बुक वाले। वो कहता है कि ये जो प्रोडक्ट होगा ना AP, इसके ये कॉलम वेक्टर्स बनेंगे। पहली बात, ये AP क्यों निकाल रहा है भाई? आपने प्रूव ये करना है,
क्या प्रूफ करना है आपने? आपने प्रूफ करना है P इनवर्स AP इज इक्वल टू D, तो AP निकाल रहा है इसलिए वो। बाद में हम यहाँ P इनवर्स भी लेंगे, लेकिन वो कहता है जो AP है ना उसके जो कॉलम्स होंगे वो होगा उसका फर्स्ट कॉलम AP1, सेकंड कॉलम AP2, लास्ट कॉलम APN। हालांकि हम मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं मैट्रिसेस को, ये भी आपको पता है जी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। लेकिन ये शायद नई चीज आ रही है कि जो आपके पास दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके थर्ड मैट्रिक्स आती है, उसका जो पहला कॉलम होता है, उसका जो पहला कॉलम होता है वो होता है जी AP1, फिर AP2, APN। यानी कि दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम से पहली मैट्रिक्स को हिट करें तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, जो थर्ड मैट्रिक्स आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद आती है, उसका पहला कॉलम AP1 है। चलें, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, यहाँ पे देखें, ये A है, ये तो ठीक है ना, 1 1 1 2 2 1 2 2, ये भी ठीक है, 1 1 1 2 2 1 2 2। अब AB को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करना आपको आता है। फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, ये आपके पास आ जाएगा A11 P11, जो कि ये आ रहा है, प्लस A12 P21, ये आ रहा है। फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, ये आ रहा है A11 P12, ये लिखा हुआ है। फिर आपके पास आ रहा है A12 P22, जो कि ये आ रहा है। अब करें सेकंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, A21 P11, ये लिखा हुआ है, यहाँ कटिंग हो रही थी इससे लिखा हुआ है। फिर आता है A22 P21, वो ये लिखा हुआ है। फिर आता है जी सेकंड रो विद द सेकंड कॉलम, A21 P12, और ये आपके पास आता है A22 P22, ये आता है। अब जरा इस पे तवज्जो दें, क्या ये वाकई AP1 बनता है जो उसने ऊपर बात की हुई है? इसको अलग से लिखें। वो कहता है फर्स्ट कॉलम ऑफ AP इज दिस, ये कॉलम A11 P11 प्लस A12 P21, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। A21 P11 यहाँ बेहतर लिखा हुआ है, यहाँ पे जरा कटिंग है, प्लस A22 P21, ये लिखा हुआ है। अब जरा इसको ब्रेक करें, क्या इस मैट्रिक्स को ये फर्स्ट जो आपके पास कॉलम है इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आता है? डबल चेक कर लें। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 1 1 1, ये है, 1 2 इंटू 1, वो ये बनता है। इसी तरह से देख लें, सेकंड रो इंटू दिस कॉलम, 2 1, और यहाँ पे आपके पास 1 1, ये आ गया, प्लस 2 2 2 1। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये जो चीज आपके पास आई है, AP का जो पहला कॉलम है, एक्चुअली दिस इज AP1। तो ये बात बन गई। इसका मतलब है जो AP साहब होंगे वो इसके बराबर है। अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 2 क्रॉस 2 में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस केस में नहीं है, हमारे केस में नहीं है, इसलिए कि इसका मतलब है अगर ये AP1 है, दिस इज जस्ट लैम्डा 1 P1। अगर ये AP2 है, दिस इज जस्ट लैम्डा 2 P2। दिस इज जस्ट लैम्डा n Pn, यानी कि AP का जो फर्स्ट कॉलम है वो लैम्डा 1 P1 है, AP का जो दूसरा कॉलम है वो लैम्डा 2 P2 है, AP का जो लास्ट कॉलम है वो लैम्डा n Pn है। और जब ये वाली सारी सिचुएशन आपके पास आ रही है, ये देखें, AP1 लैम्डा 1 P1, बिकॉज P1 आपके पास आइगन वेक्टर ऑफ A है कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1, AP2 है लैम्डा 2 P2, P2 आपके पास आइगन वेक्टर ऑफ A है कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2। चलते जाएं तो APN है लैम्डा एन PN, आपके पास PN जो है ये आइगन वेक्टर ऑफ A है कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा n। तो AP सब ये हो गया, ये देख लें, यही आपके पास था ना, लेकिन क्योंकि अब लैम्डा 1 P1 है तो थ्रू आउट लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे देखें लैम्डा 2 P2 है तो थ्रू आउट लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई कर दें। लास्ट वाला लैम्डा एन PN है, थ्रू आउट लैम्डा n से कर दें इसको मल्टीप्लाई। अब ये देखें, इस मैट्रिक्स को ब्रेक करके ऐसे लिखा जा सकता है। अब वही वाली बात है ना, ये कहाँ दिमाग में रखा जाए, लेकिन ये देख लें आपने प्रूफ क्या करना है। मैं वही कहता हूँ, जो चीज प्रूफ करनी है उसको अस्यूम नहीं करना, लेकिन उसको सामने रख के सोचा जा सकता है कि स्टेप क्या होगा। आपने तो प्रूफ करना है, जुबानी बोलने लगा, P इनवर्स AP इज इक्वल टू D। AP निकाला है ना, AP PD के बराबर ही नहीं चाहिए, AP PD के बराबर ही आना चाहिए। अब अगर हम प्रूफ कर दें कि P इन्वर्टेबल है तो लेफ्ट हैंड साइड से कर देंगे मल्टीप्लाई, बात बन जाएगी, लेकिन ये PD ही आना चाहिए। पहले चेक करें बनता है, पहले चेक करें। ये देखें, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, P11 लैम्डा 1, आगे तो सारे जीरो हैं, ये आ गया। फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, P12 लैम्डा 2, ये आ गया। फर्स्ट रो इनटू लास्ट कॉलम, P1n लैम्डा n, ये ले जी, ये पहली आपके पास रो आ गई। सेकंड रो इनटू द फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट एंट्री विद द फर्स्ट, ये देख लें। सेकंड रो विद दिस कॉलम, सेकंड विद द सेकंड, ये आ गई। फिर सेकंड रो विद द लास्ट कॉलम, ये और ये आ गया। अब आखिर में चले जाएं, दिस रो इनटू दिस कॉलम, ये लैम्डा 1 आपके पास इसके साथ आ जाएगा, ये आ गया। फिर उसके बाद ये है लास्ट रो विद दिस कॉलम, लैम्डा 2 आपके पास इसके साथ आ जाएगा, ये आ गया। फिर ये लास्ट रो विद दिस कॉलम लैम्डा इसके साथ आ जाएगा, ये आ गया। तो ये देख लें, ये इसके बराबर ही है। अब एक और चीज भी सुन लें, जब भी आप डायगोनल मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड से करते हैं मल्टीप्लाई, ये रूल है, डायगोनल मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पहली डायगोनल एंट्री है थ्रू आउट द फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होती है, दूसरी जो डायगोनल एंट्री है थ्रू आउट द सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होती है, लास्ट जो डायगोनल एंट्री है थ्रू आउट द लास्ट कॉलम मल्टीप्लाई होती है, और ये रूल है। तो ये लें, AP आपके पास PD आ गया। अब किसी तरह से अगर हम प्रूव कर दें कि P इन्वर्टेबल है तो बात बन जाएगी, दोनों तरफ P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात बन जाएगी।
अब डी आपके पास जो है डायगोनल मैट्रिक्स है, यहाँ से साफ नजर आ रहा है इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। और यहाँ पे देख लें जो आपके पास ए की आइगन वैल्यूज थी वही अपीयर हो रही है ऑन द मेन डायगोनल। ये देख लें इन जनरल प्रूव हो रहा है जो आपने पहले एग्जांपल की थी। अब वो कहता है डी इज द डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग द आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन लैम्डा n ऑन द मेन डायगोनल। अब वो कहता है सिंस द कॉलम वेक्टर्स ऑफ पी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये देखें अभी तक चीज यूज नहीं हुई थी, ये तो हमने यूज किया था कि ये कॉलम वेक्टर्स हैं। ये हमने चीज यूज नहीं की थी कि ये आपके पास जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स है। अब वो कहता है कि रैंक आपके पास हो जाता है एन, ये तो आपको पता है क्योंकि रैंक आपने कहा था जी कि डायमेंशन होती है रो स्पेस की या डायमेंशन होती है कॉलम स्पेस की। लेकिन आपने ये भी कहा था नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स या नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स। अब ये सारे के सारे कॉलम वेक्टर्स जो हैं आइगन वेक्टर्स हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो रैंक इस मैट्रिक्स का बन जाता है एन। उसके बाद उसने देखें बुक में फौरन कह दिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज नॉट इक्वल टू जीरो। पहली बात है डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो फिर तो इन्वर्टेबल हो गया, फिर मसला खत्म हो गया। लेकिन ये कैसे कह सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज नॉट इक्वल टू जीरो? उसकी रीजन उसने ये दी है कि सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन जीरो होगा। अब देख लें बिल्कुल बेसिक पे ले जाएं, सब भूल जाएं, ये आपके पास जो है कोई डायमेंशन है कोई बेसिस है। आप रिकॉल करें डिटर्मिनेंट कब जीरो होता है। इस तरह से भी तो जीरो हो जाता है ना कि अगर मतलब है कि एक कॉलम जो है बाकी कॉलम्स को ऐड करके या माइनस करके आ जाए, तब भी हो जाता है ना। वो तब हो सकता है जब एक कॉलम जो है बाकियों पे डिपेंडेंट हो या एक कॉलम जो है बाकियों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो, वो भी नहीं है। ये तो एक तरीका अंडरस्टैंड करने का। अब आए असल तरीका, असल से मुराद को जहां से ये थ्योरी डेवलप हुई है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, आगे मैंने स्लाइड पे कुछ जिक्र किया हुआ है। रैंक की डेफिनेशन एक और भी होती है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी थी इसलिए नहीं बताई थी। अब ध्यान से सुन ले क्या होती है। रैंक की डेफिनेशन होती है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द नॉन जीरो डिटर्मिनेंट या सब डिटर्मिनेंट। फिर सुन लें, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द नॉन जीरो डिटर्मिनेंट या सब डिटर्मिनेंट। अब क्योंकि रैंक n के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो मैट्रिक्स आपके पास आ रही है, ये अगली स्लाइड में लिखा हुआ है, परेशान नहीं होना, अगली स्लाइड में लिखा हुआ है। अब ये वाली जो मैट्रिक्स आपके पास आ रही है, अब क्योंकि पहले ही पता है हमें रैंक इसका n है, क्योंकि सारे के सारे कॉलम वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बेशक वो आइगन वेक्टर्स भी हैं। अब पहले हमें पता है कि रैंक n है, तो इसका मतलब है कि ऐसा डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन जीरो है जिसका कि ऑर्डर n है, वो तो फिर इसी का होगा ना, इसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है ना, इसका सब डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता। इसी का ही डिटर्मिनेंट आपके पास जो है नॉन जीरो है, इसलिए उसने कहा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब पी इन्वर्टेबल हो गया, बस दोनों तरफ आप पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, ये प्रूव हो गया। लेकिन अभी मैं मजीद डिटेल दूंगा, अगली स्लाइड पे जाके मजीद डिटेल देखते हैं। ये देखिए वो कहता है रिकॉल दैट, यहाँ खैर मैंने रिकॉल लिखा हुआ है, लेकिन असल में यही है कि रैंक जो होता है इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। ये मैं बता रहा हूँ पहली बात कि ये जरा इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, क्योंकि यहाँ बात बन गई है ना। अदरवाइज सब डिटर्मिनेंट लेते हैं, अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है ना तो फिर सब डिटर्मिनेंट लेते हैं। मैं जुबानी बोलने लगा हूँ, जरा ऐसा बोलूंगा, बेशक आप लिख के कर लें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिकॉल करें, उसका तो रैंक आपके पास 3 होता है ना, उसके तो सारे रो वेक्टर्स या कॉलम वेक्टर्स क्या हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसका तो रैंक 3 है। उसका डिटर्मिनेंट 1 आता है विच इज नॉन जीरो, सबसे सिंपल एग्जांपल, तो रैंक इज 3। क्योंकि यहाँ पे देख लें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने थर्ड ऑर्डर की ली थी। अब जरा ध्यान से सुने, मैं अब ऐसी मैट्रिक्स बनाता हूं जिसमें पहला वेक्टर है 1 0 0, लिख लें इसको, दूसरा है 0 1 0, तीसरा है 0 0 0। फिर सुन लें, ऐसी मैट्रिक्स में लिखता हूं जिसका पहला रो वेक्टर है 1 0 0, दूसरा है 0 1 0, तीसरा है 0 0 0। इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो थर्ड रो है सारी जीरो है। डेफिनेटली फिर इसका रैंक आपके पास 3 नहीं हो सकता। इसका सब डिटर्मिनेंट लेंगे, आप 2 क्रॉस 2 का ले लें, 1 0 0 1 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 इसका डिटर्मिनेंट क्या बनता है, 1 विच इज नॉन जीरो, सो रैंक इज 2। क्योंकि 1 0 0 1 जो आपके पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यूं कह लें ये सेकंड ऑर्डर की है और इसका डिटर्मिनेंट सेकंड ऑर्डर का है, तो रैंक इज 2। वैसे भी दो लीनियरली इंडिपेंडेंट इसमें थे क्या, रो वेक्टर्स या कॉलम वेक्टर्स, 1 0 0 0 1 0। ये मैंने एक एग्जांपल दी है। तो असल में इसको रेकमेंड क्यों नहीं करते इस मेथड को, इसलिए कि फिर अगर मेन डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो फिर सारे आपको सब डिटर्मिनेंट चेक करने पड़ते हैं, वो भी सारे जीरो हो जाएं, फिर उससे छोटे ऑर्डर पे जाके चेक करना पड़ता है, इसलिए उसको रेकमेंड नहीं करते। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि रैंक इज आल्सो डिफाइंड एज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। इसका मतलब है कि पी इन्वर्टेबल हो गया। जब पी इन्वर्टेबल हो गया तो जब ए पी पी डी के बराबर है तो दोनों तरफ पी इनवर्स से कर दें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे पी इनवर्स से करेंगे तो पी इनवर्स ए पी आ जाएगा। पी इनवर्स इंटू पी आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी इंटू डी डी होता है। इसका मतलब है डी आपके पास क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स आ गई, ए डायगोनलाइजेबल है, ए आपके पास डायगोनलाइजेबल है। डी में अगर ना क्या है वो तो डायगोनल मैट्रिक्स है। कन्वर्स भी ट्रू है, कन्वर्स क्या बनता है वो ए टू बी, वो है कि अगर ए डायगोनलाइजेबल है
तो ए के n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे। अगर ए आपके पास डायगोनलाइजेबल है, ये पहले ट्रू है, तो फिर आपके पास ए के n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे और इस तरह ये Rn के बेसिस बन जाएंगे, क्योंकि Rn की डायमेंशन n होती है और ये भी n ही है। डायमेंशन पहले ही पता हो और इन वेक्टर्स की स्ट्रेंथ भी उतनी ही है, उतनी ही n ही है, तो या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो या स्पैन करें, दोनों कंडीशंस करने की जरूरत नहीं है। तो ये है जी एप्लीकेशन ऑफ डायगोनलाइजेशन। और ये कोई छोटी एप्लीकेशन नहीं, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। अगर ए आपके पास जो है डायगोनलाइजेबल है, तो ए के आइगन वेक्टर्स होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ए 3 क्रॉस 3 है तो उसके आइगन वेक्टर्स बेसिस बन जाएंगे R3 के। अगर n क्रॉस n है तो बेसिस बन जाएंगे Rn के। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा और इस प्रूफ को बार बार सुन लीजिएगा। इसको भी समझ लीजिएगा कि रैंक को हम डिफाइन करते हैं हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए फिर सब डिटर्मिनेंट, वो फिर कौन सा हाईएस्ट आता है, जिसका लेकिन ऑर्डर हमने देखना है उस वाले का जो नॉन जीरो। बस वो ये है जो मैंने आपको एग्जांपल भी एक दी थी। तो लें जी, ये लेक्चर एंड हुआ। उम्मीद है आगे इसके नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो इसमें अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस होंगे तो जरूर पूछ लीजिएगा। ये लें जी, हैप्पी एंडिंग। और ये आपका लेक्चर 13 एंड हो गया। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 14 में। अल्लाह हाफिज।